पता चल जाएगी। अब हम बात करते हैं मास्थेनिया ग्रेविस के अंदर। मास्थेनिया मीन्स वीकनेस एंड ग्रेविस मीन्स ग्रेव। तो मास्थेनिया ग्रेविस इज अ कंडीशन जिसमें पेशेंट को ग्रेव वीकनेस फील होती है। ग्रेव वीकनेस मतलब डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग एंड कंटिन्यूइंग एनी ऑफ द वॉलंटरीली मूवमेंट। मास्थेनिया ग्रेविस है क्या? एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो एंटीबॉडीज़ है, ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं किसके अगेंस्ट? निकोटिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर दो टाइप के, एक मस्करेनिक और एक निकोटिनिक। निकोटिनिक कहाँ कहाँ पर? ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। यहाँ तक अब तक आपको ये चीज़ याद हो चुकी होगी। तो जो भी हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट है, उन सारे रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी मास्थेनिया ग्रेविस के अंदर। अब वो एंटीबॉडीज़ जब उनसे एक्ट करेंगी तो क्या होगा? जो हमारे रिसेप्टर्स हैं उनका इंटरनलाइजेशन होगा। इंटरनलाइजेशन मतलब वो मेम्ब्रेन के अंदर इंट्रासेलुलर पास होंगे। जब वो मेम्ब्रेन के अंदर चला गया रिसेप्टर तो एसिटाइलकोलिन एक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? उन एंटीबॉडीज़ के इफेक्ट में इंटरनलाइजेशन होगा रिसेप्टर्स का, और जो एसिटाइलकोलिन का एक्शन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वो कम हो जाएगा। जब उसका एक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा? स्केलेटल मसल वीकनेस। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज करिए ये कोई स्केलेटल मसल है। अब स्केलेटल मसल के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब निकोटिनिक रिसेप्टर्स के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गए। जैसे ही ऑटो एंटीबॉडीज़ ने आके इनसे अटैच किया तो जितने भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स है इंटरलाइज हो गए। पहले 4 रिसेप्टर्स थे, अगर 3 इंटरलाइज हो गए तो बचा कितना? 1 निकोटिनिक रिसेप्टर। अब जो एसिटाइलकोलिन है वो एक निकोटिनिक रिसेप्टर से इतना स्टिमुलेटरी एक्शन शो नहीं कर सकता कि स्केलेटल मसल को पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट कराया जा सके। इसकी वजह से क्या होगा? स्केलेटल मसल वीकनेस होगी, जो सेम कोबरा बाइट के अंदर होती है। वहाँ पे एंटीबॉडीज़ की जगह क्या होगा? कोबरा वेनम या फिर कोबरा टॉक्सिन। ठीक है। अब जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम था, ठीक है, हमने एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। किसको देखें? नियोस्टिग्मिन। अब नियोस्टिग्मिन ने जब इसको इनहिबिट किया तो जो एसिटाइलकोलिन है इसका जो इफेक्टिव टाइम है या इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो इन रिसेप्टर्स पे इंक्रीज हुई। सपोज करिए ये पहले 5 सेकंड एक्ट कर रहा था, वो कंसंट्रेशन थी इसकी 5 मिलीमोल। हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ मैं एक समझाने के लिए। जब हमने एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर दिया नियोस्टिग्मिन देके तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 10, और जो इफेक्टिव टाइम हो गया 10 मिली सेकेंड, और जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो बढ़ के हो गई मान के चलो 10 मिलीमोल। तो इसका टाइम ऑफ एक्शन भी बढ़ा और इफेक्टिव कंसंट्रेशन भी बढ़ी। तो जो भी हमारी स्केलेटल मसल वीकनेस हो रही थी वो रिलीव हो गई। अब ठीक, अब आप किसी पेशेंट के अंदर कोलिनर्जिक क्राइसिस है या फिर मास्थेनिया है, इसको हम डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? एड्रोफोनियम टेस्ट। कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर आप सोच रहे हो अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो रहा है। अगर कोलिनर्जिक सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो रहा है तो वीकनेस क्यों हो रही है? क्योंकि कोलिनर्जिक सिस्टम का काम है स्केलेटल मसल को स्टिमुलेट करना। अगर ज़्यादा हो रहा है कोलिनर्जिक सिस्टम या एसिटाइलकोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा स्टिमुलेट होना चाहिए। इनहिबिट क्यों होगा? क्यों? क्योंकि जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स है ना हमारी पूरे ऑटोनॉमिक फार्मेकोलॉजी के अंदर जितने रिसेप्टर वो सारे 7 पास रिसेप्टर सरपेंटाइन। सिर्फ एक निकोटिनिक ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि आयन चैनल्स हैं, और आयन चैनल्स की स्टिमुलेशन की एक लिमिट होती है। ये तब तक स्टिमुलेटेड रहते हैं जब तक एक प्रॉपर वोल्टेज होना चाहिए और उतने आयन का ग्रेडियंट होना चाहिए जो उसके थ्रू क्रॉस कर पाए। अगर वो ग्रेडियंट ब्रेक हो गया या उतना वोल्टेज नहीं मिल पाया तो आप कितना भी स्टिमुलेशन देते रहे ये रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये 7 पास रिसेप्टर्स नहीं है, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स नहीं है, ये आयन चैनल्स हैं। ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस है मतलब एसिटाइलकोलिन ज़्यादा अमाउंट में, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में है तो भी ये रिसेप्टर्स इनहिबिट होंगे। क्यों इनहिबिट होंगे? कि अगर आप जब रिसेप्टर्स का ओवर स्टिमुलेशन करेंगे तो आयन ग्रेडियंट है वो सब प्रॉपर होगा नहीं स्टिमुलेशन के लिए, और साथ के साथ जो रिसेप्टर्स है वो डाउनग्रेड जाएंगे, क्योंकि वोल्टेज ग्रेडियंट इतना ज़्यादा नहीं होगा। बार बार अगर आप अपने हाथ को बार बार मूव कराएं वॉलंटरली बार बार तो आपका हाथ एक टाइम बाद 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद थकेगा ना। क्यों थकेगा? क्योंकि जो भी उसका कैल्शियम है वो यूटिलाइज हो चुका है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। जितने भी आयंस हैं एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर वो एक्सचेंज के अंदर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो उसको रेप्लेनिश करने के लिए टाइम चाहिए। तो बॉडी के अंदर या तो ओवर ड्राइव हो पैरासिम्पैथेटिक की या फिर अंडर ड्राइव किस में? मास्थेनिया के अंदर। ओवर ड्राइव किस में? कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर। दोनों कंडीशंस के अंदर हमारी स्केलेटल मसल वीकनेस में जाएगी। इसका मतलब एक एप्रोप्रिएट अमाउंट होना चाहिए एसिटाइलकोलिन का, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो अब किसी पेशेंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस हो रही है या मास्थेनिया हो रहा है, ये हम कैसे पता करेंगे? आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने उसको कोई काम दिया, वो उसको काम को परफॉर्म करने से पहले ही थक रहा है या फिर उसकी जो मसल्स हैं वो वीक हो रही हैं, जो हमारी उसकी आईलिड्स हैं वो ड्रूप कर रही हैं क्योंकि उनकी कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है स्केलेटल मसल्स के। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एड्रोफोनियम या फिर टेंसिलॉन। टेंसिलॉन की जो एड्रोफोनियम है वो मार्केट के अंदर टेंसिलॉन नाम से आता है, तो हम उसको टेंसिलॉन इंजेक्ट करेंगे। अगर जैसे ही हमने टेंसिलॉन इंजेक्ट किया या एड्रोफोनियम इंजेक्ट किया तो एड्रोफोनियम क्या काम करेगा? इस एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा।
जैसे ही एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिट हुआ तो एसिटाइलकोलिन का इफेक्टिव कंसंट्रेशन, टाइम ऑफ एक्शन बढ़ा। अगर उस पेशेंट को मास्थीनिया की कंडीशन होगी या मास्थीनिया ग्रेविस हो रहा होगा तो वो कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, मतलब जो पेशेंट है उसकी जो मसल्स हैं उसके अंदर स्टिमुलेशन आएगा, वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा। जो भी आपने उसको काम दिया, वो उसकी आईलिड्स प्रॉपर काम कर रही होंगी, वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही होंगी स्केलेटल मसल। क्यों? क्योंकि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट हुआ, एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे और उसका इफेक्ट बढ़ गया। इन कॉन्ट्रेरी अगर वो कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर होगा, मतलब उसकी जो रिसेप्टर्स हैं वो ओवर स्टिमुलेट हो रखे हैं एसिटाइलकोलिन से, आपने एड्रोफोनियम दिया और एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट हुआ, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट हुआ, मतलब एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ा। वहाँ पे तो ऑलरेडी कंसंट्रेशन ज़्यादा था ना, आपने और ज़्यादा कर दिया, तो जो पेशेंट है उसकी जो मस्कुलर वीकनिंग है वो और ज़्यादा वर्सन हो जाएगी। मास्थीनिया के अंदर एड्रोफोनियम देते उसकी कंडीशन इंप्रूव होगी, जबकि कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर डिग्रेड होगी। दोनों के डिफरेंस समझ गए कि क्यों डिग्रेड होगी, क्योंकि एसिटाइलकोलिन ऑलरेडी ज़्यादा था, आपने और कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अब एड्रोफोनियम ही क्यों यूज़ किया जाता है? एड्रोफोनियम सबसे पहली बात तो इसलिए यूज़ किया जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्शन नहीं है इसका। दूसरा, इसका जो टाइम ऑफ एक्शन है वो बहुत शॉर्ट है। मैंने आपको वाटर सोल्यूबल जो क्लास है उसमें बताया था कि जो एड्रोफोनियम है या पायरिडोस्टिग्मीन है या नियोस्टिग्मीन है, इनके अंदर उनका डिफरेंस है वो है टाइम ऑफ एक्शन का। इसका टाइम ऑफ एक्शन मान के चलिए 3 से 5 मिनट है, तो इसका होगा 3 to 6 आवर्स, और नियोस्टिग्मीन का 6 to 12 आवर्स। अगर आपने एड्रोफोनियम की जगह पायरिडोस्टिग्मीन यूज़ किया होता टेस्ट में, तो उस पेशेंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस मतलब लैक्राइमेशन, सलाइवेशन, सारे सिक्रीशंस इंक्रीज हो रखे होंगे, उसके जीआईटी ओवर स्टिमुलेट हो रखा होगा, मस्कुलर क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये सारे फंक्शन 6 घंटे तक रहेंगे। इसलिए हम ऐसे ड्रग का यूज़ करते हैं जिसका टाइम ऑफ एक्शन स्लो हो। कौन सा ड्रग है वो? एड्रोफोनियम। तो एड्रोफोनियम टेस्ट आपको समझ आ गया, और इसको क्यों यूज़ करते हैं मास्थीनिया ग्रेविस के अंदर, इसका फंक्शन भी समझ आ गया होगा। लास्ट, एल्जाइमर। मैंने आपको बताया था कि एल्जाइमर के अंदर जो हमारा फ्रंट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, एक रफ डायग्राम है। फ्रंटल लोब में, फ्रंटल और पैराइटल लोब में एक न्यूक्लियस है जिसका नाम है न्यूक्लियस ऑफ मेनेट। अब ये न्यूक्लियस ऑफ मेनेट का काम क्या होता है? हमारी बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये फाइबर्स हैं जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं न्यूक्लियर ऑफ मेनेट से, ये कोलिनर्जिक एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ये डीजनरेट हो जाता है। जैसे ही न्यूक्लियस ऑफ मेनेट डीजनरेट हुआ तो जो हमारी कोलिनर्जिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज हुई। कोलिनर्जिक एक्टिविटी डिक्रीज हुई मतलब कॉग्निटिव फंक्शंस डिक्रीज हुए। इसलिए एल्जाइमर के अंदर हम कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे तो एल्जाइमर की जो कंडीशन है वो इंप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्रॉस करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्रॉस करने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोलिनर्जिक एक्टिविटी को इनहैंस करेंगे, और जैसे ही कोलिनर्जिक एक्टिविटी इनहैंस होगी मतलब उस बॉडी के कॉग्निटिव फंक्शंस इनहैंस हो जाएंगे। ठीक है, तो एल्जाइमर में क्यों यूज़ करते हैं आपको समझ आ गया, मास्थीनिया ग्रेविस के अंदर क्यों यूज़ करते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब लास्ट में जाते जाते मैं आपको कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर क्या क्या सिम्टम्स है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का आपके पास पेशेंट आया तो उसकी बॉडी को आप कैसे पता करेंगे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो रखी है, तो उसमें जो साइंस एंड सिम्टम्स होंगे वो कौन से होंगे? कोलिनर्जिक क्राइसिस के। अब कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर क्या क्या होगा? सबसे पहला ये जो एक निमोनिक है, आप इसको इससे याद कर सकते हैं, DUMBELLS, डम्बल्स। ठीक है, तो जो भी हमारे कोलिनर्जिक ड्रग है उनका अगर आप साइड इफेक्ट देखेंगे तो सबका साइड इफेक्ट सेम होगा। अगर आप उनको ओवरडोज में देते हैं तो उन सबका साइड इफेक्ट यही होगा, डम्बल्स। D फॉर डायरिया। डायरिया क्यों? क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या काम कर रहे हैं? स्टिमुलेशन ऑफ जीआईटी। अगर ओवर स्टिमुलेट हुए तो ओवर पेरिस्टाल्सिस मतलब डायरिया। U फॉर यूरिनेशन। क्यों? क्योंकि ब्लैडर को स्टिमुलेट कर रहे थे, डिफ्यूजर मसल्स स्टिमुलेट होंगे, डिफ्यूजर मसल्स स्टिमुलेट होंगे, इंटरनल स्पिंटर रिलैक्स होगा, पेशेंट यूरिनेट करेगा, तो डायरिया, यूरिनेशन। तीसरा मियोसिस। मियोसिस मतलब जो हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्पिंटर प्यूपिलाई पे। और डायलेटर प्यूपिलाई पे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? अल्फा रिसेप्टर्स। ठीक है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? पीपल्स को डायलेट करना। पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या होता है? पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट करना? क्योंकि स्टिमुलेट होता है रेस्ट की कंडीशन। अब रेस्ट की कंडीशन अगर पीपल्स को डायरेक्ट रखेंगे तो बहुत सारी लाइट आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगी, आइस के अंदर एंटर करेगी, आप इजीली सो पाएंगे क्या? नहीं सो सकते। तो जब भी आप रेस्ट की कंडीशन में जाते हैं या सोने जाते हैं तो आप नोटिस करना आपकी पीपल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। तो मियोसिस मतलब जो हमारी स्पिंटर प्यूपिलाई मसल्स हैं वो स्टिमुलेट होंगी, मतलब जो हमारी प्यूपल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। B फॉर ब्रोंकोस्पाज्म। मैंने आपको बताया था सिंपैथेटिक ब्रोंकोडायलेशन, पैरासिम्पैथेटिक ब्रोंकोस्पाज्म। अगेन B फॉर ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब M2 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है? हार्ट पे। जब हार्ट पे M2 रिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन होगा या एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा तो वो क्या काम करेगा? हार्ट को स्लो करेगा, AV नोड को स्लो करेगा, SA नोड को स्लो करेगा। अगर SA नोड स्लो हुआ तो हार्ट रेट डिक्रीज होगी, AV नोड स्लो हुआ तो कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज होगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो इनर्वेशन है ना हार्ट पे, वो ऑल ओवर द
कार्डिक मस्कुलेचर होता है, ये मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था। एवी नोड पे भी होता है, ऐसे नोड पे भी होता है, एट्रियल मस्कुलेचर पे भी, परकिंजी सिस्टम पे भी एंड वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। बट ऑन कंट्रारी जो पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन है हार्ट पे, वो सिर्फ 2 जगह होता है, एक ऐसे नोड पे और एक एवी नोड पे। अगर आप किसी पेशेंट को पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन देंगे तो उसकी ऐसे नोड भी इनहिबिट होगी और एवी नोड भी, कार्डिक मस्कुलेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो बी से ब्रोंकोस्पाज्म, बी से ब्रेडिकार्डिया, ई से एक्साइटेशन ऑफ सीएनएस। मैंने आपको बताया कि कॉग्निटिव फंक्शंस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, मतलब सीएनएस को एक्साइट करता है। इसलिए जो ड्रग्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा सकते हैं या फिर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे तो वो पेशेंट के अंदर क्या ओवर एक्साइटिविटी, ट्रिमर्स आएंगे पेशेंट को, तो एक्साइटेशन ऑफ सीएनएस। एल फॉर लैक्राइमेशन, एस फॉर स्वेटिंग एंड एस फॉर सलाइवेशन। मैंने आपको बताया था जितनी भी बॉडी की हमारी सिक्रीशंस है वो सारे इंक्रीज होंगे, चाहे वो लैक्राइमेशन हो, चाहे वो स्वेटिंग हो, चाहे वो सलाइवेशन हो। क्यों? क्योंकि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? ग्लैंडुलर सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है। और साथ ही साथ क्या होगा? मस्कुलर वीकनेस होगी। क्यों? क्योंकि कोलिनर्जिक क्राइसिस का सिम्टम क्या है? मस्कुलर वीकनेस। एसिटाइलकोलिन ज़्यादा प्रेजेंट है, निकोटिन रिसेप्टर्स रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं और वो इनिबिशन में जा रहे हैं। तो कोलिनर्जिक क्राइसिस के क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स है ये आप याद रख सकते हैं डम्बेल से। डी फॉर डायरिया, यू फॉर यूरिनेशन, एम फॉर मियोसिस, बी फॉर ब्रोंकोस्पाज्म, बी फॉर ब्रेडिकार्डिया, ई फॉर एक्साइटेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एल फॉर लैक्राइमेशन, स्वेटिंग एंड सलाइवेशन। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपना कोलिनर्जिक ड्रग्स का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स पे, या फिर अगर आप इस कोलिनर्जिक क्राइसिस से समझ पाएँ तो एंटी डम्बल्स। जो भी ये डम्बल्स आपने पढ़े हैं अभी, इन सब के फंक्शंस को रिवर्स करेंगे। वो काम किसका होगा? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का। थैंक यू।